तो नेक्स्ट लाइन डालना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट, है ना, ये रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शंस इन विच द रिएक्शन इन विच the reactions in which two or more substances the reactions in which two or more substances, अब वो substances एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। हमने तीन टाइप के देखे थे, एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा था, एलिमेंट कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बना रहा था, और कंपाउंड कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बना रहा था। मतलब बनेगा तो कंपाउंड ही, नो डाउट, एलिमेंट नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या, कंपाउंड ही बनेगा। बट वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं। ये जो सब्सटेंसेस है दे कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, तो ब्रैकेट में लिखना सब्सटेंसेस के एलिमेंट और कंपाउंड। इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस एलिमेंट या कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, तो ब्रैकेट में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज, टू फॉर्म combine to form a single substance, combine to form a single substance, combine to form a single substance, ठीक है, are called combination reactions, are called combination reactions, are called combination reactions, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, they are of three types, they are of three types, they are of three types, ABC, फर्स्ट ए करके लिखेगा, ए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। इसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, आप लोग लिखोगे कुछ एग्जांपल्स। दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्लास का वाटर वाला, है ना, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस कर लेना। C प्लस O2 गिव्स CO2, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, बैलेंस कर लेना दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को बैलेंस कर लेना, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो रिबन के फॉर्म में आता है। आप अगर अपनी साइंस की बुक खोलेंगे तो सबसे पहले पेज में एक जो एक्सपेरिमेंट दिया है ना, वो मैग्नीशियम के बर्निंग का एक्सपेरिमेंट है ना। देखिएगा अगर बुक है तो आप लोग के पास, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखा गया, है ना। और मैग्नीशियम जो है वो बर्न होता है विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। नोट करके पॉइंट लिखेंगे मैग्नीशियम के बारे में ही, ये तीनों रिएक्शन लिख लियो बैलेंस कंडीशन में, है ना। यहाँ पर आपका 2 आएगा और एक सामने H2 के सामने 2 आएगा, सेकेंड वाला तो बैलेंस है, और थर्ड वाले में यहाँ 2 लगाओगे तो Mg के सामने भी 2 लगाना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक। चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखना, ये मैग्नीशियम वाले के लिए मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नीचे में लिखना, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन burns with a magnesium ribbon burns with a
magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. dazzling मतलब एकदम चमकदार, bright. dazzling, dazzling, dazzling white flame and changes to a white powder, and changes to a white powder. और ये white powder किसका है? MgO का. ठीक है, चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर, ब्रैकेट में MgO लिख लेना. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए सेकेंड टाइप लिखेंगे. सेकेंड टाइप लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. अभी क्या था, दोनों एलिमेंट थे और कंपाउंड बना रहे थे. अब क्या है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है और नया कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ठीक है, इस कैटेगरी का एग्जांपल लिखते हैं. NO plus O2 gives NO2, बैलेंस इट. ठीक है, SO2 plus O2 gives SO3. है ना, दोनों को बैलेंस कर लो, अंदर हो जाए, है ना, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना. दोनों में ही एक ऑलरेडी कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट ऐड हो रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है. ठीक है, और ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं, तो इनके नाम भी बहुत इजी है. जैसे ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्साइड, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा. इन द सेम वे ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर, तीन है ना, तो ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. चलिए नोट डाउन करो दोनों रिएक्शन और दोनों को बैलेंस कर लो. ठीक है, बैलेंस इट. अंदर समझ सुमुख, बैलेंस करके लिखना, है ना. वेट, ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी हो गई, कॉम्बिनेशन की सेकंड कैटेगरी, जहां पर हम एक कंपाउंड में एक एलिमेंट को मिला रहे हैं तो एक नया कंपाउंड बन रहा है, और इसके पहले हम दो एलिमेंट को मिला रहे थे तो कंपाउंड बन रहा था. अब लास्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी ना, सी, है ना, ये बी कैटेगरी हो गई. दिस इज कैटेगरी बी. नाउ कैटेगरी सी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, थर्ड कैटेगरी है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ठीक है, चलो इसके एग्जांपल लिख रहा हूं. NH3, इसका नाम याद है क्या? अमोनिया. NH3 इज अमोनिया. इसका फॉर्मेशन कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैसे? इसका कॉम्बिनेशन, इसका इसका फॉर्मेशन कैसे कर रहे थे अपन? N2 plus H2 gives NH3. तो ये दोनों एलिमेंट हुए ना, ये फर्स्ट कैटेगरी में. हम कॉम्बिनेशन ये भी है, जहां पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है मतलब वो कॉम्बिनेशन है. समझ रहे हैं क्या? यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है, बोल सकते हो आप. टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस. क्लियर है? ये तरीका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का. ठीक, ओके. तो अमोनिया प्लस HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, गिव्स NH4Cl. इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड.
ठीक है, एक एग्जांपल और लिखना है इसका, नाम बोलूं, लिखोगे पूरा इक्वेशन है? नाम लिख रहा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा है, कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्मूला एंड बैलेंस इट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड तो अभी आया था ऊपर, और ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड, गिव्स कैल्शियम सल्फेट। बैलेंस है ना? सीओ क्या होता है? वो कार्बन है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? सी ए, कार्बन का सी होता है, तो कैल्शियम में Ca2 पॉजिटिव होता है और ऑक्साइड आपका O2 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला विल बी CaO। ये याद कर लो, कितने बार बोलूं मैं। प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका हो गया SO3, तो फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम सल्फेट का होता है Ca2 पॉजिटिव SO4 का 2 नेगेटिव, तो CaSO4, एंड ये बैलेंस है पहले से। ठीक है, और ऊपर वाला तो वो भी बैलेंस है, ऊपर वाला भी, राइट। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो जो लेट से आए थे वो समझ लें, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें हमने क्या बोला कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, सिर्फ एक। तो उसको अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट गिव्स अ कंपाउंड, एलिमेंट प्लस अ कंपाउंड गिव्स अ न्यू कंपाउंड, एंड दो कंपाउंड मिलके भी एक नया कंपाउंड दे सकते हैं। तो दिस आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू कैन सी मैंने लेफ्ट में रिएक्टेंट को दो दो लिखा है, राइट, पर प्रोडक्ट हर बार एक ही बन रहा है। तो अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने आज लिखे हैं वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हैंड डालेगा। सेकेंड सेकेंड टाइप, नंबर 2, decomposition reaction. Decomposition reaction. Number 2 is decomposition reaction. Decomposition reaction. ये जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे, प्रोडक्ट एक था। यहां पे रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए लिखेगा डेफिनेशन डिकम्पोजिशन का। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स, the reactions in which a compound breaks the reactions in which a compound breaks up into two or more simpler substances, into two or more simpler substances, into two or more simpler substances are known as decomposition reaction, are known as decomposition reactions. Decomposition reactions. ठीक है, तो एक बड़े कंपाउंड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो अपने आप तो होगा नहीं, राइट, यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये आपके एंडोथर्मिक टाइप के प्रोसेसेस हैं। क्या था एंडोथर्मिक? जहां पर रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो लिखेगा नेक्स्ट लाइन में, these reactions generally take place, these reactions generally take place, these reactions generally take place
when energy is supplied, when energy is supplied in the form of heat, in the form of heat, in the form of heat or light or electricity, in the form of heat or light or electricity. Stop. These are the reverse of combination reaction. स्टॉप के बाद थोड़ा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया करो जब दोनों सेंटेंस में. These are the reverse of combination reactions. These are the reverse of combination reactions. ठीक है, इसके भी टाइप्स लिखो. These are of three types. These are of three types. These are of three types. चलो ए करके लिखेंगे. फर्स्ट ए, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. फिलहाल की एक लाइन लिखना है इसमें. In this, decomposition occur by heating. In this, decomposition occur by heating. Occur by heating. ठीक है, चलो इसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं. लेड नाइट्रेट को मैं डिकम्पोज कर रहा हूं हीट करके. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होगा, देखो, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस. जिनको नहीं समझ में आया, Pb का 2 पॉजिटिव होता है और NO3 होता है 1 नेगेटिव, नाइट्रेट. ठीक है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस. जब आप इसको हीट करते हो, हीट के लिए देखो आप या तो एरो में हीट लिख सकते हो और यू कैन यूज ट्रायंगल साइन. ठीक है, दोनों का मीनिंग हीटिंग होता है. ठीक है, ओके. ये देगा आपको लेड ऑक्साइड. फॉर्मूला बनाएंगे क्या लेड ऑक्साइड का? बनाइए फॉर्मूला जल्दी से. लेड ऑक्साइड और एक मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग ऊपर फॉर्मूला लिखते जाओ. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन. देखिए फॉर्मूला लेड ऑक्साइड का. पीबी होगा, अरे ये Pb2 पॉजिटिव है ना, और ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है. 2 नेगेटिव, दोनों का 2 कैंसिल. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbO NO2 एंड O2. बैलेंस इट. बैलेंस है कैसे? नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे एक ही है. कैसे बैलेंस है? बैलेंस करो उसको जल्दी से. क्या काम है? अपना तो नहीं पढ़ाए होंगे. जब तक लिखोगे नहीं कैसे समझ में आएगा कितना पीबी है कितना एनओ है? यहाँ कितना पीबी लेफ्ट साइड में? 1 है. नाइट्रोजन कितना है? 2 है. ऑक्सीजन कितना है? 6 है. पहले काउंट तो करो, फिर तो आगे बढ़ पाओगे ना. पीबी 1 है, ऐसे देखते रहोगे इक्वेशन में तो बैलेंस थोड़ी ना हो जाएगा अपने आप. पीबी यहाँ पर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 3 4 5 है. अब लेड तो बैलेंस है बट नाइट्रोजन नहीं है ना. तो नाइट्रोजन का क्या करोगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो आप यहाँ पे 2 करने की कोशिश करोगे.
राइट, उससे नाइट्रोजन बढ़ के 2 हो गया, बट यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितना हो गया टोटल? रिकाउंट है ना, 2 4 6 और 1 7, राइट। ओके, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, आप यहाँ पर 2 लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। देखिए रिएक्टेंट साइड में तो एक ही रिएक्टेंट है ना, और कोई है ही नहीं, तो आप ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? इसी के सामने 2 लगाओगे, तो लगाने मिनिमम 1 तो पहले से लगा हुआ है, हाँ ना। भले आपको दर्द हो रहा होगा, सर पीबी फिर बढ़ गया, एफ भी बढ़ गया, फिर जो मेहनत किए थे वो फिर से करना पड़ेगा, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास, राइट। तो फिर से पीबी को ठीक करो, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन अब 4 हो गया है, तो ये 2 जो आपने बनाया था इसको क्या करना पड़ेगा? 4। अब देखो, अब अगर ऑक्सीजन इधर कम है ना, तो इधर बढ़ाने के लिए अपने पास तरीका है, अकेला ऑक्सीजन है वहां बढ़ा सकते हैं कितना भी, उससे और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बैलेंस है ये। अब यहाँ 2 लगाने से लेड 2 हुआ, नाइट्रोजन 4 हुआ, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। और यहाँ 2 लगाने से लेड 2 हो गया, यहाँ 4 लगाने से नाइट्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल? ये 2, ये 8 10 और 2 12। क्लियर है? तो 2 बार करना पड़ा हमें, नहीं तो ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे देख के नहीं आएगा समझ में ना। अभी भी कितने लोगों ने वो 5 6 7 8 क्वेश्चन नहीं किया है, विशा करे हो? अब आज पापा से बात करूंगा तो भाई, 5 6 7 8 कहाँ है दिखा? दूसरी कॉपी में मत बोलना ना, अभी घर भेज दूंगा नहीं तो मैं। चलो एक एग्जांपल हुआ हीट वाला, एक और लिखना। चलो नाम बोल रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे पूरा इक्वेशन। देखो, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट नाम लिख लो पहले, फिर बनाना फॉर्मूला आराम से। फेरस सल्फेट, FeRrOUS, फेरस सल्फेट। फेरस बोले तो कौन सा आयरन है? ये वाला 2 पॉजिटिव वाला। फेरिक बोला होता तो आपको क्या एज्यूम करना है? 3 पॉजिटिव। फेरस बोलूंगा तो 2 पॉजिटिव, राइट। तो अस वाला कम नंबर वाला होता है, ज्यादा वाले को अपन इक बोलते हैं। जैसे क्यूप्रस बोलूंगा तो 1 पॉजिटिव मानना, और क्यूप्रिक बोलूंगा तो 2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर का 1 और 2 होता है, आयरन का 2 एंड 3 होता है। ठीक है, ओके। तो फेरस सल्फेट लिख लिए, एरो बनाओ, रिएक्टेंट तो एक ही होगा ना, अपन डिकम्पोजिशन पढ़ रहे, एरो बना दो। ओके, प्रोडक्ट लिखना, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बन रही है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई। दोस्तों सल्फर डाई और ट्राई का तो फॉर्मूला है ना, क्या है? ठीक। चलो बाकी दोनों का बना लो, एक फेरस सल्फेट है और एक फेरिक ऑक्साइड है। फेरस सल्फेट किसी का बना फॉर्मूला? FeSO4। फेरस का Fe2 पॉजिटिव एंड सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव। ऑन हीटिंग अगेन कुछ में ट्रायंगल बना देना एरो के ऊपर, क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला बनाए Fe2O3, फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव, ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। बाकी तो इजी है दोनों, SO2 एंड SO3 बैलेंसिंग। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पे बस 2 लगेगा, बस दैट्स इट। देखिए यहाँ पे 2 आयरन है तो आपने 2 लगाना ही है, यहाँ 2 सल्फर भी है, अपने आप सल्फर भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिर्फ 2 लगाने से पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं क्या?
एक और एग्जांपल लेता, FeSO4 डॉट 7H2O, 7H2O। ये डॉट का मतलब होता है ये 7 पानी के मॉलिक्यूल ना हर एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल से चिपके हुए होते हैं। एक्चुअली सॉल्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड वाला और एक होता है एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच्ड होते हैं, आप देखो देख नहीं पाओगे ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये नहीं कि 7 बूंद पानी है। एक बूंद में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, आप नंबर भी काउंट नहीं कर सकते, कि मैं करोड़ों भी नहीं बोल सकता, एक बूंद में करोड़ों मॉलिक्यूल से भी ज्यादा होते हैं। आप समझ रहे हो, एक बूंद पानी में भी H2O के करोड़ों मॉलिक्यूल से भी ज्यादा होते हैं। मैं क्लियर? आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था ना, कुछ लोगों को पढ़ाने के कारण मैंने सबको पढ़ा दिया था मोल कंसेप्ट 9th क्लास में। तो वहां अपन क्या देखते थे कि 18 ग्राम पानी में पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। 18 ग्राम पानी में एक बूंद कितने ग्राम का होगा? आधे ग्राम का तो होगा। एक बूंद पानी, बड़ा बूंद ले लो ना, तो आधे ग्राम का होगा। तो आधे ग्राम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जब 18 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल हैं तो उसका 1/18 करूंगा तब भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक ग्राम में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये 7 मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं कि सर ये दिख तो नहीं रहा है सॉल्ट में, ठीक है, बट वो जो कई बार होता है ना कि पानी सॉल्ट थोड़ा सा गीला हो जाता है या मॉइस्चर उसमें अटैक कर लेता है, तो वो कहलाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। पर जब आप इसको हीट करोगे ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब आप हीट करोगे तो उसका पानी उड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, बॉयल हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा। FeSO4 प्लस 7H2O। अब ये है एनहाइड्रस। क्या है ये? एनहाइड्रस मतलब सूख गया। ये हाइड्रेटेड था, दिस वाज हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये बन गया है एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस में करने के लिए हीट करना पड़ेगा बस, ताकि वो पानी उड़ जाए। हीट करने से पानी उड़ जाएगा ना, ठीक है। दोनों का ना कलर भी लिखना, ये ये हाइड्रेटेड वाले के नीचे लिखना ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। FeSO4.7H2 के नीचे ग्रीन लिखना, और इसके नीचे लिखना डर्टी वाइट, डर्टी वाइट, ठीक है। इसके पहले भी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपने कहीं बनाया ना NO2 ये वाला, इसके नीचे ना ब्राउन लिखना, ब्राउन गैस होती है ये। NO2 जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की होती है, वरना जनरली हम गैसेस का कलर जो होता है वो कलरलेस होती है। जैसे ऑक्सीजन इज कलरलेस गैस, आप देख पाते हो तो ऑक्सीजन को कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है। ओडर मतलब स्मेल, कुछ उसकी स्मेल भी नहीं है कि आप स्मेल से पहचान जाओ कि ये ऑक्सीजन है, या स्मेल से पहचान जाओ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ना कार्बन डाइऑक्साइड का कलर होता है, ना ऑक्सीजन का कलर होता है, ना उनका कोई टेस्ट है, ना उनका कोई स्मेल है। सेम हैपेंस विद हाइड्रोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन का भी ना कलर है, ना टेस्ट है, ना स्मेल है। तो इन टाइप की गैसेस को आप पहचानोगे कैसे? तो इनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट करके पहचान सकते हो कि ये पर्टिकुलर गैस कौन सी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जिससे अगर, हाँ हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग, जाहिर सी बात है। जैसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी की वो कंबशन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है। तो आप एक बर्निंग मैच स्टिक को अगर ऑक्सीजन के पास लेके आओगे तो उस फ्लेम का इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस है, उस वो कंबशन को और सपोर्ट करती है। सपोर्ट करना मतलब समझ गया ना? ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन आग लगा रही है, बट लगी हुई आग को बढ़ाने में हेल्प करती है। तभी तो एक जगह आग लगती है तो कैसे फैलते जाती है ना, क्या है? क्योंकि आसपास तो ऑक्सीजन है ना, तो वो आग को बढ़ने में हेल्प कर रही है। लगाया ऑक्सीजन ने नहीं है आग को, बट वो एक आग को बढ़ाने का जरिया, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और वही दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपोजिट रोल है, वो फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस होती है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप उन प्रॉपर्टी की हेल्प करो। कलर तो है नहीं अलग, सर एक गैस की स्मेल ना सड़े हुए अंडे जैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, इसकी स्मेल होती है वो रॉटन। जिन्होंने कभी रॉटन एग को सूंघा होगा, वो इस एग की वो स्मेल को आएगी, तो आप समझ जाना कि वो गैस कौन सी है आपकी, एक्सक्लूड गैस। समझ गए?
तो ऐसे कुछ कुछ गैसेस की स्मेल होती है जिसको अपन टेस्ट करना चाहते हैं। ब्राउन वो लिक्विड है, रेडिश ब्राउन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने एग्जांपल लिखेंगे? एक और लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट gives calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium oxide and carbon dioxide. हाँ, और प्लस ही होगा ना, जितने भी और एक से अदर प्रोडक्ट होते हैं अपन प्लस ही लिखते हैं ना भाई। फॉर्मूला बनाया किसी ने? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 gives CaO plus CO2। कुछ मिसिंग है क्या? ये मिसिंग है ना, ठीक है। हीट तो करोगे तब तो सेकेंड सेकेंड टाइप लिखेंगे। अभी क्या डिकम्पोजिशन ना? हाँ, सेकेंड लिखेगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। हियर डिकम्पोजिशन, हियर डिकम्पोजिशन, हियर डिकम्पोजिशन occur by passing electricity. Here decomposition occur by passing electricity, by passing electricity। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसमें। H2O वाटर है ना, रिएक्शन लिखो डायरेक्ट। H2O और ब्रैकेट ये एरो के ऊपर लिख देना इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हो, प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी देकर ही होगा। एक एनोड कैथोड, याद है थोड़ा बहुत ये? और आपको मिलेगा H2 प्लस O2। बैलेंस कर लो उसको। करे बैलेंस। जैसा अपोजिट रिएक्शन तो है, इधर 2H2 आएगा और इधर 2H2 और प्लस O2। बुक रखे हो क्या? हाँ, बुक निकालना। इसका एक डायग्राम होगा, देखना बुक में। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होगा देखना। एक ऐसा बीकर होगा, ठीक है, उसके नीचे दो इलेक्ट्रोड्स होंगी एंड दोज इलेक्ट्रोड आर इनसाइड टेस्ट ट्यूब्स। ऐसा कुछ दिखा क्या डायग्राम? हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड को उसी डायग्राम को बनाना ना जो बुक में दिया हुआ है, इसको मत बनाना। दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हो उसको कहते हैं हम एनोड, और नेगेटिव वाला कहलाता है कैथोड। ठीक है, अंदर वाटर है। जैसे ही ये रिएक्शन आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे स्विच होगा समझ लो, स्विच को जैसे ही ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ जगह दिख रही है जहां पर उसने ऐसे मार्किंग की होगी, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है क्या? तो ऑब्जर्व करना उस जगह को कि एनोड में वो जगह ज्यादा होगी और कैथोड में वो जगह कम होगी। ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या? क्या उल्टा है? एनोड में नहीं नहीं, ऊपर जगह खाली बोल रहा हूँ मैं। हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। एनोड में एनोड में कम जगह छुट्टी होगी, कैथोड में ज्यादा, ऐसा ना? दिख रहा है ऐसा? अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आपने इसको बैलेंस किया ना, तो क्या दिख रहा होगा आपको कि दो पानी का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है तो दो हाइड्रोजन बन रहा है पर ऑक्सीजन एक ही बन रहा है, राइट? तो ज्यादा गैस कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन देखो, ये जब ब्रेक होगा ना तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे ब्रेक होता है, और रिएक्शन करके ये पॉजिटिव आयन है तो ये भागता है कैथोड की तरफ जो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये नेगेटिव आयन है तो ये भागता है एनोड की तरफ जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और वहां जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, और ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैस में। मतलब यहाँ जो कलेक्शन हो रहा है ना, ये गैसेज है हमारी दोनों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक जगह ज्यादा और एक जगह कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा बन रही है ना, हर दो मॉलिक्यूल को तोड़ने पे हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल बन रहा है पर ऑक्सीजन सिर्फ एक। तो ये डिस्टेंस, ये जो गैप है, इसको अपन देख के समझेंगे कि कौन सी गैस ऑक्सीजन है और कौन सी हाइड्रोजन है। तो जहां आपको गैप ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब स्पेस ज्यादा है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, और ये वाली गैस है आपकी ऑक्सीजन। इस पे आपका क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि आपको बस डायग्राम दे देगा और लेबलिंग करने बोलेगा पूरा, तो उस केस में आपको गैसेस का लेबल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो डायग्राम में एक जगह एक टेस्ट ट्यूब में कम स्पेस छोड़ी होगी और दूसरे में ज्यादा, तो आपको पहचानना है कि ज्यादा स्पेस वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, और कम स्पेस वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। जो ज्यादा बनेगी उसको ज्यादा जगह लगेगी ना, और जो कम बन रही है उनको कम जगह लगेगी। हमें राइट? ठीक है, तो वो डायग्राम को आप लोग कॉपी में बनाएंगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अभी स्पेस छोड़ दो और वहां पे लिख लेना पेज नंबर डाल करके, और फिगर 1.6, फिगर 1.6 पेज नंबर 9, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो डायग्राम बनाना है, जगह छोड़ देना। और अभी बना लियो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो स्पेस छोड़ दो, आप जा करके बुक से और वो डायग्राम समझ गया ना कैसे क्या बना है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये तो पता है ना, सिंबल, मैं उसमें गया नहीं था सिंबल पे, अरे तो हम पढ़े क्लास 8 में कि जो बड़ा टर्मिनल होता है, बड़ा जो बड़ा लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो स्मॉल लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट? सिंबल है ये सेल का। और पॉजिटिव वाले को अपन एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड। अभी तो नाम पड़ा है कैटायन और एनायन। कैसे? कैथोड में कौन आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले आयन को नाम इससे मिला है, कैथोड में आया ना, तो कैथोड का कैट ले लिया उसने, क्या लिया? कैथोड का कैट, और वो खुद आयन है ना, तो अपना सरनेम आयन लगा दिया, तो बन गया कैट आयन। नहीं, ऐसे ही नेगेटिव आयन किसके पास जा रहा है? एनोड के पास, तो उसने एनोड का एन ले लिया और खुद का सरनेम आयन लगा दिया, एन आयन। समझ रहे हैं क्या? तो ये तो याद है ना, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड। और एनायन कहां भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि एनोड। तो एनायन नाम आया है एनोड से, और कैटायन नाम आया है कैथोड से। पॉजिटिव आयन रश टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, नेगेटिव आयन रश टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। ठीक है, तो डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना? ठीक, चलो नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी लिखना। थर्ड कैटेगरी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। विच गैस इज कलेक्टेड एट एनोड, विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, ये क्वेश्चन आता है, और यही कंफ्यूज होते हैं कि एनोड में क्या कलेक्ट हो रहा है और कैथोड में क्या कलेक्ट हो रहा है। तो एनोड क्या है? ऐसे देखो, ऐसे मैपिंग करना। एनोड क्या है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कौन आएगा?
एक नेगेटिव आयन। अब पानी में नेगेटिव आयन कौन सा है? OH नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन बन रहा है एनोड में, समझ गए? और कैथोड का अब मैपिंग करते हैं। कैथोड क्या है? एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन आता है? एक पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन है? H पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोजन गैस होगी। एम आई क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन आया। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या लिखे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, इसमें आइफन डाल के लिखेंगे। In this, decomposition occur with the help of decomposition occur with the help of decomposition help of sunlight. The help of sunlight. With the help of sunlight. ब्रेक कर रही है उसको। ऐसे टाइप के मटेरियल को अपन सनलाइट से दूर रखें। मैं चाहता हूं कि वो कंपाउंड कंपोज ना हो, तो उसको अपन सनलाइट से दूर रखें। ठीक है, तो जनरली अपन उसको एक कलर बॉटल में स्टोर करके रखते हैं ताकि सनलाइट पे ना हो। तो एग्जांपल लिखना है इसमें। सिल्वर क्लोराइड, फॉर्मूला क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड का? सिल्वर यानी कि सिंबल Ag, है ना, Ag पॉजिटिव, एंड क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव। तो फॉर्मूला बन गया AgCl। ये खुद अपना एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, AgCl। ठीक है, ओके। अब एट में क्या लिखेंगे? किसके कारण हो रहा है? सनलाइट, तो एरो पे लिख देना सनलाइट। ओके, सनलाइट के कारण ये डिकम्पोज हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा? Ag प्लस Cl2। Cl मत लिखना अकेला, मैंने आपको बताया ना कि नॉन मेटल बनते हैं या वो जब रिएक्ट होते हैं तो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होते हैं। तो Ag तो मेटल है तो वो सिंगल लिख सकते हैं, बट Cl एक नॉन मेटल है, क्लोरीन, तो उसको हमेशा अपन मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लिखेंगे Cl2। ठीक है, और ये सिल्वर का कलर क्या होता है? सिल्वर मत बोलना, सिल्वर का कलर सिल्वर होता है। क्या होता है सिल्वर कलर? व्हाइट होता है, ग्रे होता है भाई। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। ठीक है, तो अगर आपने एक प्लेट में क्लोराइड का पाउडर रख दिया थोड़ी देर सनलाइट पे, तो वो व्हाइट से ग्रे हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि उसका क्लोरीन उड़ जाएगा। एम आई क्लियर? सेम रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ भी लिखो। क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड ले लो, है ना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ब्रोमाइड का सिंबल क्या है? Br। हाँ चलो लिखो, क्या होगा? AgBr। AgBr इज जस्ट लाइक क्लोराइड। मैंने 4 एलिमेंट बोले थे, एक जैसे ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चारों एक जैसे हैं। सबके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 होंगे, तो सबके चार्जेस क्या हो जाएंगे? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? F2Cl2Br2I2। चारों एक जैसी है। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस। ठीक है, चलो देखिए फॉर्मूला पूरा हो गया है, सेम है, बाकी तो सारा सनलाइट रहेगा, फिर Ag भी सेम यही, और आपका Br। ठीक है, एक चीज नीचे लाइन में लिखना इसके जस्ट बाद में, देखो, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन the above reactions are used in black and white photography। इससे क्वेश्चन आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आजकल तो हम नहीं करते ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, कलरफुल का जमाना है। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी ना, तो इसी की हेल्प से अपन उसको पाते। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ओके, एक नोट करके पॉइंट लिखना, ये 3 टाइप के होगा ना डिकम्पोजिशन। ठीक है,
डिकम्पोजिशन की यही तीन कैटेगरी थी, नोट करके पॉइंट लिखो। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, है ना, और उनका दोनों नाम लिखेंगे, एक उनका जनरल नेम होता है और एक उनका केमिकल नेम होता है। ठीक है, केमिकल नेम मतलब जिससे हमको पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं लिख दूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको देख के आप बता पाओगे ना कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। एक तो कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, राइट। पर अगर इसी को मैंने लिख दिया होता लाइमस्टोन, तो आप नहीं बता पाते ना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। या मैं इसको लिख दिया होता मार्बल, या मैंने इसको लिख दिया होता चौक, तो आप नहीं बता पाते सर इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये इनके जनरल नेम है। जनरल नेम मतलब जिस नाम से ये मार्केट में आपको मिलते हैं, समझ रहे हैं क्या। आप मार्बल लेने आते हो कभी नहीं बोलते भैया कैल्शियम कार्बोनेट दिखाओ तो घर के लिए, नहीं, आप मार्बल ही बोलते भैया अच्छे वाले मार्बल दिखाना, राइट। चौक लेने आते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट दो, ऐसा नहीं बोलते। तो मार्केट में कभी भी हम जब सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम हमेशा जनरल नेम यूज करते हैं, उनके कॉमन नेम यूज करते हैं, नॉट देयर केमिकल नेम। उनको तो शायद केमिकल नेम पता भी नहीं होगा, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको क्या पता। उनको यहाँ से मार्बल लेना, आपको बेचना है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उनको क्या पता, राइट। एम आई क्लियर। बाकी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। समझ रहे हैं क्या। ठीक है, ऐसे ये तो एक कंपाउंड हुआ। एक और ऐसी दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम का, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इसका क्या होगा, केमिकल नेम, है ना, और इसका कॉमन नेम यानी कि जनरल नेम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम, सिंपली लाइम भी बोलते हैं, चूना, है ना। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। ठीक है, एक और लिखेंगे, जब इसी लाइम को अपन पानी में डाल देंगे ना तो बन जाएगा लाइम वाटर। क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। तो उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इज लाइम वाटर। ये लाइम वाटर आपने सुना होगा ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इस टाइप का कभी पढ़े कहीं, सुने हो ये लाइन कभी, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, एट्थ में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं केमिकल चेंज में। चलो ठीक है, मैं वापस यहाँ याद दिलाऊंगा। लाइम वाटर एक और नाम है इसका, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, और उसका फॉर्मूला लिख लेना CaOH का होल टर्म्स। ये बना इसी से है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने उसमें बताया था ना कि चूने को आप अगर पानी में डालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, वो पानी यही वाला पानी है, लाइम वाटर। और इसी को अपन पेंट करते हैं, व्हाइट वॉश, राइट। तो एक्चुअली ये रिएक्शन ये बना कैसे है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या करूं मैं, प्लस हीट, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, अब ये जो लाइम वाटर बनाना, इसी को अपन क्या करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे घर में, राइट। तो ये व्हाइट वॉश हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम व्हाइट वॉश करते हैं ना, तो जिस दिन घर में पेंट हुआ है उस दिन वो तुरंत शाइन नहीं करता है, इट टेक सम टाइम। तो उस दिन तो वो बहुत गंदा दिखेगा, है ना। एक आध दिन के बाद ना उसमें शाइनिंग आना चालू होगी। उसका कारण क्या है कि जो आपने पेंट किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। आपने पेंट करके छोड़ दिया ना, वो आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कारण आपका जो शाइनिंग आता है ना, वो इसके कारण ही होता है क्योंकि ये मिल्की हो जाता है। प्लस आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगे वॉल्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि पानी गिरेगा, ऐसा झरना टाइप का हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, एक आध ड्रॉप दिखेगा। समझ रहे हो ना, आप बोल रहे झरना तो गिर ही नहीं रहा है, आप तो पानी बनाएगा बोल रहे हो। एक आध जगह कहीं आपको ड्रॉप ऑफ वाटर दिखेगा क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा होगा। समझ रहे हैं क्या। तो
ये क्या रिएक्शन है पता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का रिएक्शन है। लाइम वाटर जो होता है ना वो क्या बोलना चाहिए, कलरलेस होता है, बट एज सून एज कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, वो मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कारण हमारे वॉल्स में शाइनिंग भी आती है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन लिख लो, इसमें हमारे तीनों कंपाउंड कवर हो रहे हैं। देखो ऊपर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था, बीच में कैल्शियम ऑक्साइड था, और थर्ड वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कैल्शियम की, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ना। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये टेस्ट है, सेकेंड रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे मैंने भी कहा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। तो आप पहचानोगे कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है? तो आप गैस को कलेक्ट करो और उसको लाइम वाटर में डाल दो। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। गलती से आपने ऑक्सीजन को भी पास करा दिया लाइम वाटर से, तो ऑक्सीजन उस लाइम वाटर को मिल्की नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही वो प्रॉपर्टी है उस लाइम वाटर को मिल्की करने की। Am I clear? ठीक है, बट क्या होता है ना, अगर आप कंटिन्यूअसली और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओगे ना, तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ये दो रिएक्शन लिख लियो। हाँ, एक रिएक्शन और लिखने वाला उसके बाद ये। तो मैंने क्या बोला अभी कि इफ यू कीप ऑन एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस और CO2 ऐड करोगे, पानी तो पहले से ही था, ये दो तो पहले से ही थे ना, प्लस अगर और CO2 ऐड होगा तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि फिर बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। HCO3 का वन नेगेटिव इज बाइकार्बोनेट आयन, और ये सॉल्युबल हो जाता है पानी में, इसलिए ये कलरलेस होता है। तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाइकार्बोनेट को अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वन मोर एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन। कार्बोनेट तो पढ़े ही है ना, है ना? उसी कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन आकर के कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCO3, और +1 -2 -1। आप समझे क्या वो कैसे बना? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तो आप जानते ही थे CO3 2 नेगेटिव, उसमें एक H पॉजिटिव और जोड़ दो, तो -2 +1 विल बी -1, HCO3 1 नेगेटिव। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन, चूने को पानी में डाला, चूना पानी बना, चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, मिल्कीनेस। अगर आप और कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओगे तो अल्टीमेटली वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो मिल्कीनेस डिसअपियर किसके कारण हुई है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। मिल्कीनेस आई किसके कारण थी? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, ये बना तब तो मिल्कीनेस आई ना। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो थर्ड टाइप का रिएक्शन लिखेंगे। थर्ड, ये हो गया ना, नोट खत्म। ठीक है, चलो थर्ड कैटेगरी लिखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या नंबरिंग देखो ना, 1 2 3 चल रहा है ना। 1 था हमारा कॉम्बिनेशन, फिर उसके अंदर ABC था, फिर 2 था हमारा उसके अंदर ABC था, और अब थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन, इसके बाद दो और है, 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं अपन को। हाँ, लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। द केमिकल रिएक्शंस इन विच chemical reactions in which one element, the chemical reactions in which one element takes the place of, one element takes the place of another element, one element takes the place of another element in a compound, in a compound, in a compound.
are called displacement reactions. Are called displacement reactions. Are called displacement reactions. So stop. In this, a more active metal. In this, a more active, लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी. In this, more active metal या more reactive metal displaces another less active metal या element लिख लो. Displaces another less active element from its compound. From its compound. From its compound. ठीक है. तो एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको लिखना. Zn यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट. सेम रिएक्शन आयरन के साथ भी करवाना. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस आयरन सल्फेट. इसका रिवर्स नहीं होगा ना. ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अपन, जिंक सॉलिड फॉर्म में उसमें ऐड कर देते हैं, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में अपन को मिल जाता है और जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा. सुन रहेगा. सेम इसमें भी होगा. तो आप ऐसे समझो, ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है. तो मान लीजिए ये आपका कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है. ठीक है. इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन. और इसमें आपने जिंक की एक रॉड को डिप कर दिया. एक रॉड ली आपने जिंक की और उस बीकर में आपने उसको प्लेस कर दिया. तो क्या होगा, धीरे धीरे करके एक एक जिंक का एलिमेंट बाहर आएगा और वो कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता जाएगा. ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर. अगर हम मेटल एक जैसे नहीं होते ना सारे, है ना, कहने को अक्रॉस 90 मेटल्स है हमारे पास, 118 तो एलिमेंट है, बट इसमें अगर देखेंगे तो अक्रॉस अराउंड 90 मेटल्स है ना. रेस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. पर सारे 90 के 90 मेटल्स एक जैसे नहीं है. कुछ बहुत कम रिएक्टिव है, कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ मीडियम रिएक्टिविटी वाले. राइट. सब एक जैसे तरह की रिएक्शन नहीं करेंगे. जैसे सोडियम को मैं अगर यहाँ बाहर रख दूं ना, तो सोडियम यहाँ पड़े पड़े जल जाएगा. एयर भी उसको उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. तभी उसको अपन केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं. आपने पढ़ा भी होगा कहीं कि सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, क्योंकि केरोसिन एयर को और वाटर को सोडियम से मिलने से बचाती है. हाँ, ऑयल भी वही करेगा. ऑयल भी वाटर को अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि जैसी सोडियम एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो बर्न हो जाएगा एयर के प्रेजेंस में. मतलब वो इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है. उसी के जैसा पोटेशियम होता है. राइट. बट आयरन इतना रिएक्टिव नहीं है. सोडियम से कम रिएक्टिव आयरन. हम आयरन की चीजें रखे ना एयर में, कुछ हो रहा है क्या उसको? हाँ, रस्ट हो रहा है, वो अलग बात है, बट इतना रिएक्टिव तो नहीं है कि वो वहीं पे जलना चालू हो गया, कंबशन हो रहा है उसका. राइट. और कॉपर को भी हमने ऐसे यूज किया तो कॉपर की रिएक्टिविटी और कम होती है. तो अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है. कुछ ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, और कुछ एकदम लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं. तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक ज्यादा एक्टिव मेटल एक कम एक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से हटाने वाला है. एक ज्यादा एक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगा. पर इसका उल्टा नहीं होगा. आप सोचो कि सर चलो जिंक सल्फेट लेते हैं ऐसे ही एक बीकर में और उसमें कॉपर की रॉड डाल देते हैं, तो इसका रिजल्ट है नो रिएक्शन. रिएक्शन हो गई, वो पड़े रहेंगे ऐसे, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव टू जिंक ना. तो कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता उसके सॉल्यूशन से. हमें क्लियर. तो उसको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ठीक है, ये दो एग्जांपल लिख लो, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सीरीज लिखेंगे जिसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। उसको देख के अपन डिसाइड करेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वो सीरीज याद होनी चाहिए अपन को, समझ रहे हैं क्या? तभी आप बता पाओगे कि हाँ, वेदर जिंक इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर और नॉट, कॉपर इज एबल टू डिस्प्लेस जिंक और नॉट। अभी हमने दोनों ने कॉपर को तो हटा दिया, पर अगर दोनों को लेंगे तो कौन किसको हटाएगा? तो उसके लिए अपन को सीरीज देखनी पड़ेगी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। क्या लगता है आप लोग को? जिंक की आयरन? अपन आयरन में एक प्रोसेस करते हैं, आप लोगों को पता है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग लगाते हैं, याद है? उस प्रोसेस का नाम किसी को पता है क्या? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक को ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ताकि जो होना हो वो जिंक को हो, अंदर का आयरन बच जाए। आप समझ रहे हो क्या? दैट इज वाई आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा रहे हैं। Am I clear? क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी सीरीज लिखेंगे, तो अपन देखेंगे कि और कौन एलिमेंट्स है जो कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, चलो, थैंक यू।